अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरा जाहिद, और आज फिर से हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक लाइव सेशन के साथ। लाइव सेशन से शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लें। अगर जो आज कराची में हादसा हुआ है, एयरप्लेन क्रैश हुआ है, आबादी पर क्रैश हुआ है जो एयरप्लेन, कराची की मॉडल कॉलोनी में से बहुत सी तबाहियां हुई हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। तो हमारी दुआ है उन फैमिलीज के लिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे और वो इस मुश्किल वक्त से लड़ सकें, और जो लोग सरवाइव कर गए अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब उन लोगों के लिए दुआ करें जो इस हादसे का शिकार हो गए हैं। अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज को बहुत ज्यादा सब्र दे और आगे हमें इस तरह के हादसा से महफूज रखे। तो आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो ये है कि कारोबार में होने वाली गलतियां जो हम करते हैं उनसे कैसे बचा जाए। इसके लिए हमारे पास एक खास गेस्ट मौजूद हैं। तो लाइव का सिलसिला शुरू करने से पहले पहले उनसे थोड़ी बातचीत और हाल चाल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम इकरा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। और इसके साथ साथ मैं भी बिल्कुल इसी हवाले से बात करना चाह रहा था कि बहुत ही अंदरनाक एक वाक़या है। पाकिस्तान में 2-3 मरतबा पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, जैसे एयर ब्लू का एयरलाइन का हुआ था। लेकिन ये कि बहरहाल इस किस्म की जितनी भी वाक़यात होते हैं, उसके अंदर रज़ाइल-आई ज़ाहिर है हो कभी भी हो सकता है किसी के साथ भी। और अल्लाह ताला तमाम अफ़राद को जवार रहमत में जगह दे। और आमीन। रमज़ान के महीने में 29 शब के उससे पहले हुआ, तो एक बरकत सा आते हैं। बाकी हर किसी ने इस दुनिया से चले जाना है एक वक़्त, लेकिन ये कि जो इस किस्म के अचानक सडन वाक़यात होते हैं वो ज़ाहिर है काफ़ी लोगों के ज़हनों पे भी असरअंदाज़ होते हैं, और जो ख़ानदान के लोग हैं वो तो ज़ाहिर है उससे एक मेजर इफ़ेक्ट होता है उन्हें। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। बिल्कुल। और वैसे भी लॉकडाउन के बाद बिल्कुल परवाज़ें खुली थी, तो लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए जा रहे थे। तो काफ़ी अफ़सोसनाक वाक़या है पाकिस्तान में। लोग काफ़ी डिप्रेस हुए हैं इस वाक़ये से। हम सब बस यही कर सकते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी, स्पेशली उन फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, जिन्होंने अपने प्यारों को आज के वाक़ये में लॉस्ट कर दिया। तो हमारी बहुत दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, एक दिन सबने ही रुखसत हो जाना है, लेकिन जो रुखसत हो गए उनकी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला इतना सब्र दे और हिम्मत दे कि वो इस मुश्किल वक़्त में आसानी से ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो सर, ये ज़िंदगी के साथ है हादसात वाक़यात। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थोड़ा उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। जिन लोगों ने भी हमें जॉइन किया है, उनको मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो ये है कि आप जो अपने न्यू स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, उनमें बहुत सारी आप गलतियाँ करते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो आप वो गलतियाँ क्या करते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? तो सर, पहले मैं चाहूँगी कि इसको शुरू गलतियों की तरफ जाने से पहले जिन लोगों को नहीं आइडिया कि न्यू स्टार्टअप्स कैसे किया जाए और क्या होते हैं, उनको अगर आप थोड़ी-सी डिटेल दे दें, तो उनके लिए आगे इन चीज़ों को समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस बात को समझना है कि एक्चुअल में इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं। एक तो इस हवाले से तो ज़ाहिर है हर किसी को पता है कि एक्चुअल में बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस एक सिंपल ट्रेडिंग होती है, एक ट्रांज़ैक्शन होती है जिसके अंदर आप एक चीज़ लेके या कोई अपनी सर्विस मुहैया करके उसको उसके ज़रिए से अपनी उजरत वापस ले लेते हैं या अपना प्रॉफ़िट ले लेते हैं वापस। तो वो कोई भी सर्विस भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो उन दोनों हवालों से आप एक चीज़ बनी-बनाई चीज़ को या फिर खुद अपनी एक चीज़ को बना के लोगों को बेचते हैं और उसमें अपना मुनाफ़ा रखते हैं, क्योंकि जिस हालत में आपने उसको बनाया होता है, वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं होती। तो वो जब आप बेचते हैं तो उससे आपकी क्या कहते हैं जेब में कुछ पैसे आ जाते हैं, कोई प्रॉफ़िट आ जाता है। लेकिन थोड़ा-सा ज़रा एक चीज़ को समझने का है कि ये अभी जो नई एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं स्टार्टअप के नाम से, वो एक मखसूस तनाज़ुर में देखा जाता है उसको। और वो अमूमन ऐसा देखा जाता है जब कोई यंगस्टर एक इनिशिएटिव लेता है, जो 70s से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, जब बिल गेट्स का नाम सामने आया, माइक्रोसॉफ्ट की शक्ल में आईटी के अंदर, या फिर अम, स्टीव जॉब्स के बारे में हम एग्जांपल देते हैं कि उसने एप्पल शुरू की और उसके साथ स्टीव वोज़नियाक था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब हम 90s के अंदर आते हैं, अर्ली 2000 के अंदर आते हैं, तो आपको गूगल, याहू और ये बकिया इनिशिएटिव्स टेक सेक्टर के अंदर मिलेंगे। और क्योंकि इन कंपनीज़ ने बाज़ कंपनीज़ ने स्पेशली 90s ऑनवर्ड्स बहुत तेज़ी से तरक्की की। आपका जब फेसबुक आया तो विदिन 8 इयर्स वो बिलियन लोगों तक पहुँच गया। इसी तरीके से बहुत से ऐसे जो इनिशिएटिव्स थे वो बहुत क्विकली एक ऐसी स्टेज पे पहुँच गए
जहाँ पे हमने देखा कि बहुत तेजी से ग्रोथ आई है। तो इस तरीके से उसको स्टार्टअप का नाम दिया गया, या उसको कहा गया कि स्टार्टअप, ये एक तरह से स्टार्टअप है जो इनिशिएटिव लिया गया है बिजनेस करने के हवाले से। लेकिन अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो जो एंटरप्रेन्योर है वो देखता ये है कि उसके इर्द गिर्द जितनी भी प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं, कोई भी मसले मसाइल हैं, कोई इश्यूज हैं, उनको वो एक्सप्लॉइट करता है। उन मसलों को, इश्यूज को वो देखता है। मिसाल के तौर पर अभी ये जब एयरलाइन का अभी वाकया हुआ, ताज़ा ताज़ा है, तो इसके ज़ाहिर है पता चलेगा कुछ कि यार क्या मसले मसाइल थे। अगर वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें, जिसकी वजह से वो हुआ है, कोई प्रोडक्ट बना के, जो कोई पार्ट बना के कि वो जहाज़ में लग जाए, जिससे इस किस्म के वाक़यात कम हो जाएँ या बिल्कुल ना होने के बराबर हों। कोई ऐसा एक कोई सर्विस मुहैया करनी शुरू कर दें, जिससे उसकी सेफ्टी मैयर्स ज़्यादा बेहतर तौर पर होना शुरू हो जाएँ। तो ये आपने एक सिचुएशन को देखा, उस सिचुएशन के जवाब में आपने कोई सर्विस मुहैया की, या आपने कोई प्रोडक्ट ऐसी दी जिसकी नतीजे में वो मसला हल हो गया या कम हो गया, उसका उससे नुकसान जो हो रहा था। तो एक फर्द था, उसने देखा कि यार कहीं पर जो शहर हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के इशू हैं। तो उन्होंने बिल्कुल, कहा कि बजाय इसके कि वो कहें कि गवर्नमेंट से कि आप बसें ज़्यादा चला दें या आप उस जगह पे अंडरग्राउंड ट्रेन चला दें, उन्होंने कहा कि लेकिन इसके साथ-साथ ये भी है कि बहुत कुछ और से लोग हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं और वो सारा घर में ही खड़ी रहती हैं। तो उन्होंने ऊबर बना दी। उन्होंने एक बिल्कुल। फ़ोन दिया, उसके ऊपर एप्लीकेशन की और 2 लोगों को आपस में जोड़ दिया, तो आपने एक ट्रांसपोर्टेशन का शहर के लेवल के ऊपर उस मसले को हल कर दिया। तो ये होती है एक्चुअल में आपका स्टार्टअप, और ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, आपने जो उबर की मिसाल दी है, उबर क्रीम सर्विस की, ये पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इसने ग्रो किया है और ये काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल बन सकती है लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप अपना नया आइडिया लेके उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसमें बेहतरी लाते रहते हैं। तो सर हमने बात कर ली, लोगों को आइडिया भी हो गया कि स्टार्टअप क्या होते हैं। अब जो लोग नए आते हैं इस फील्ड में, मतलब कोई भी अपना कारोबार शुरू करते हैं, उनको इतनी सेंस नहीं होती है या वो सही लोगों से मशवरा नहीं करते हैं, तो वो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता। तो वो क्या गलतियाँ जो कि इंसान कर सकता है एक स्टार्टअप को शुरू करते हुए, उसको आइडिया नहीं होता? देखिए, एक बात तो, अब जो हमारा टॉपिक है, जिस हवाले से आप बात कर रही हैं अब इस वक़्त, हुँ, एक बात जो समझने की है ना, वो ये कि गलतियाँ करना कोई मसला नहीं होता। इंसान ने, बिल्कुल, हमारे बाप ने बहुत बड़ी गलती की और हम जन्नत से बाहर निकल आए इस बिल्कुल, उस गलती की वजह से। तो एक गलती जो है ना, आपको दूसरी तरफ बिल्कुल फेंक देती है, लेकिन उसमें मसला नहीं होता, इंसान के साथ नहीं होता। तो उन्होंने एक गलती की, लेकिन एक और भी गलती किसी और शख्स ने की, और वो गलती ये थी कि सजदा नहीं किया इंसान को हमें, ठीक है? तो वो गलती की, मतलब स्ट्रेट अवे एक सबॉर्डिनेशन थी। लेकिन दोनों गलतियों के अंदर फ़र्क ये था कि जो शैतान ने गलती की, वो उस पे अड़ गया और उसने हुँ, कहा कि अच्छा ऐसी की बात है, तो अब मुझे क़यामत तक का टाइम दें, मैं इसको भी ठीक करता हूँ, ठीक है? तो उसने क्या कहते हैं, उस गलती के नतीजे में वो कुछ सीखा नहीं उससे, बल्कि वो उसपे और अड़ गया कि यार मैं अब ऐसे ही करूँगा और ऐसे ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी गलती जो हमारे वालिद साहब ने की थी, उन्होंने गलती को समझा कि वो गलती है और उसपे नादिम हुए और फिर बिल उसके ऊपर तौबा की, और उस गलती की वजह से, उस तौबा की वजह से वो कबूल कर ली गई। तो वो गलती अब गलती नहीं रही। हमने इस दुनिया के मज़े भी चख लिए और अब हम वापस जाके इंशाअल्लाह जन्नत के मज़े भी चख लेंगे। तो दोनों एग्ज़ैक्टली, जगह देख ली। तो बाज़ दफ़ा गलती आपको बेहतर अंदाज़ में दुनिया को देखने में मदद देती है, या मज़ीद आपके लिए मौक़े पैदा करती है जब आप गलती करते हैं तो। तो गलती कोई बज़ाते खुद कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, उसके ऊपर अड़ जाना, उससे ना सीखना, ये है वो असल मसला। तो पहले तो इस गलती के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लें, जो भी करें, और करें, बेशक गलतियाँ करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, गलतियों से करने से डरें भी ना बिल्कुल। अमूमन होता ये है, जैसे आपने अभी बताया कि गलतियाँ ना करें। होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी शख़्स ने वही गलती पहले की हुई है, तो मैं, अगर फ़र्ज़ करें मैंने की हुई है और अगर मैं उस शख़्स के साथ हूँ या चल रहा हूँ उसके रास्ते पे या उसके स्टार्टअप के साथ, तो फिर क्या होगा कि मैं उसको बताऊँगा कि तुम ये गलती ना करो, मेरे साथ हो चुकी है ये, ठीक है? अब मैंने उसको बता दिया। अब किसी हद तक ये उस पर डिपेंड करता है कि वो
इस चीज़ से समझे, उस चीज़ से सीखे और मेरी बात को समझ ले कि यार मेरे से गलती हुई है, गलती ना हो क्योंकि मैं इस चीज़ से सीख लूँ। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक तो वो सीख ले, वो कहे कि यार नहीं, मैंने इस बात के ऊपर नहीं चलना और आगे मैं इससे बचूँगा। और दूसरी चीज़ वो ये भी हो सकता है कि हम उसको इस तराज़ुन में भी देख सकते हैं कि शायद मेरा और उसका रास्ता ही मुख्तलिफ था। उसको शायद बेहतर तौर पर चीज़ों का मुझे शायद पता नहीं है इस वक़्त, क्योंकि ज़माना और था जब मेरे साथ गलती हुई। अब का 10 साल के बाद का ज़माना हो सकता है कुछ और हो, तो खुद भी उसको देखा जा सकता है। तो ये एक तो गलती के हवाले से बात हो गई। पहली जो सबसे बड़ी गलती इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले ही लोग कर लेते हैं, वो मेरी नज़र में इसकी नीयत है, क्योंकि मामला तो नीयत से शुरू होता है। जब भी आप कोई चीज़ काम करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली आपकी प्रोपोर्शन होती है कि आपने नीयत क्या की, आपने कुछ भी करना है। आप घूमने-फिरने भी जाते हैं तो आपका दिल घबरा रहा होता है, आपकी नीयत होती है कि मैं बाहर जाऊँगा तो ज़रा मेरा दिल बहल जाएगा। आप इवन छोटा-सा काम कि आपने टॉयलेट भी जाना है तो आपकी नीयत ये है कि यार मैं इस वक़्त तकलीफ़ में हूँ ताकि वो रफ़ा-दफ़ा हो जाए वो तकलीफ़। कोई भी आप काम करते हैं वो नीयत इंटेंशन से शुरू होती है। बिल्कुल। आपको एक बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि आप जो भी काम करेंगे, अगर आपकी नीयत पॉज़िटिव होगी, किसी आला मकसद के लिए होगी, तो उसी के मुताबिक आपके नताइज भी निकलेंगे। तो वो दुनियावी मामलों में भी है। वो ऐसा ही नहीं है कि जैसे हम कहें कि यार दीन के मामले में कि आपने किसी की मदद की तो आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। जैसे अमूमन हम कहते हैं अपने जुमले बोलते हुए। तो इसी तरीके से दुनियावी मामलात में भी यही है। तो नीयत आपकी ये होनी चाहिए कि आप उसको पैसे के लिए ना करें, अगर स्टार्टअप आप कर रहे हैं तो। क्योंकि पैसे के लिए आप करेंगे कि आपने जब ये सुना हुआ होगा कि यार स्टीव जॉब्स बहुत अमीर आदमी हो गया था, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, या बिल गेट्स बिलियनेयर है और पैसा बहुत ज़्यादा आ गया था क्योंकि उसने स्टार्टअप किया, या ज़ुकरबर्ग जो है उसने कुछ 1-2 सालों के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी से ही ड्रॉप आउट हो गया और उसने एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना लिया, उस पे पूरी दुनिया आ गई। या जैक डोर्सी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना लिया और उसके ऊपर हाफ़ अ बिलियन लोग आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि इस नियत के साथ जब उन्होंने ये काम शुरू किया था, तो उनका मकसद पैसा बनाना नहीं था। अभी भी बहुत से आप बिलियनियर्स को देखें तो वो वही ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं जो पहले गुज़ार रहे थे। पैसे से उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। सारों को आप देख सकते हैं, इवन बिल गेट्स को भी देख सकते हैं आप। एक बहुत अच्छी मिसाल जो है वो स्टीव जॉब्स की थी। वो उसी घर में रहता रहा। आपका वॉरेन बफेट है, वो बिलियनियर है। अब 50 साल की एज के बाद वो बिलियनियर बना। तो उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा गया और अभी भी उसी घर में रहता है जिसमें वो आज से 30-40 साल पहले रहता था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने पैसा कमाना है तो और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। ये नहीं है वो तरीका। क्योंकि इसके अंदर मुश्किलात बहुत आती हैं। इसके अंदर आपके नए-नए मसले खड़े होते हैं और इस वजह से चीज़ें आगे जब बढ़ती हैं तो आप जब गिरते हैं नीचे। तो अगर पैसा आपका की नीयत हो तो फिर आप कहते हैं कि यार ये मुश्किल मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, तो आप बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं, आप जाके ना कुछ और करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा बहुत से लोगों को हो सकता है, 99% से ज़्यादा लोगों के साथ यही होता है कि वो अमूमन मुश्किलात आती हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं। तो ये एक मेन सबसे बड़ी कह लें आप एक तरह से कि ये किलर है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर। बिल्कुल, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि बहुत सारे लोगों के सर आपके लिए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका एंड पर जवाब दें ताकि कन्वर्सेशन भी कायम रहे और उनके जवाब जो हैं मैं लोगों को बता दूँ कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं वो आप कमेंट्स में लीव कर दें। इंशाल्लाह जो एंड के 8 या 10 मिनट होंगे वो मैं आपके क्वेश्चन भी सर को दिखाऊँगी ताकि वो आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दें। तो सर अगर हम आगे इसी सिचुएशन के ऊपर पे बढ़ें, जैसे आपने बताया कि आपका बेसिक जो मकसद है वो पैसा कमानी, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, अवेयर करने के लिए, जो मसले हल करें लोगों के। उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, उसमें स्टेबल रहना वाक़ई मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे लोग का यही वजह है कि वो बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को प्रैक्टिकली वैसे नहीं दे होते। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा आइडिया चूज़ कर लेते हैं जो फ़ीज़िबल नहीं होता है, कि वो इम्प्लीमेंट होना मुश्किल होता है। तो अगर आप मैं चाहूँगी लोगों को बताएँ कि उनको क्या आइडियाज़ सेलेक्ट करने चाहिए, उनके
लोग अपने आइडियाज पे ही वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कारोबार है, जब वो स्टार्टअप शुरू कर जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि उनका आइडिया फीजिबल नहीं होता। तो मैं चाहूंगी आप लोगों को थोड़ा सा इस बात का आइडिया दें कि आइडिया का फीजिबल होना क्या है और ये कैसे हो सकता है। देखें, पहले तो एक बात को समझना है ना, अमूमन ये आइडिया आइडिया करके ना थोड़ा सा ज़रा लोगों को मिसगाइड भी किया गया है। देखें, आइडिया बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है। आ, बिल्कुल। आप सोच सकते हैं, बहुत से आइडिया सोचें, मुसलसल सोचें, अपने जहन को ओपन करें, अपने इर्द गिर्द देखें और उसको लव द प्रॉब्लम नॉट द सोल्यूशन। इसको बहुत ज़रा समझने की ज़रूरत है कि जब तक आपको मुश्किल से प्यार होगा ना, आप मुसलसल उसके बारे में सोचते रहेंगे। प्यार उसी से होता है ना जिसके बारे में आप सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुश्किल से प्यार करें, उससे करेंगे तो फिर आप मुसलसल उसका हल ढूँढने की कोशिश करेंगे और सिर्फ ना कि हल ढूँढने की कोशिश करेंगे, बल्कि एक ऑप्टिमाइज़्ड हल ढूँढने की तो बिल्कुल। कोशिश करेंगे। और यही होता है असल में आपका मतमए-नज़र, कि आप मुसलसल उसकी इटरेशंस कर के उसको बेहतर तौर पर करते रहते हैं। तो इसको समझना है कि जब आप काम शुरू कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो आपके पास ट्रेडिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, अकाउंटिंग स्किल्स, फाइनेंस स्किल्स, ये सारी होनी चाहिए। जब ये स्किल्स आपके पास होंगी, तो जब आप उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपको ये ज़रूरत होगी, तो फिर आप वो काम ज़रा बेहतर तौर पर कर सकेंगे। आप कंसंट्रेट कर सकेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, कंसेप्चुअलाइज़ेशन के ऊपर, प्रॉब्लम को सॉल्विंग के ऊपर। बनिस्बत इसके कि आप भागम-दौड़ी में लगे रहें कि यार मैंने ऑपरेशंस को देखना है, मैंने मार्केटिंग भी करनी है, मैंने क्या कहते हैं अकाउंट्स को भी मैनेज करना है, ये सारा कुछ करना है। तो ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि रश करते हैं चीज़ों की तरफ। वो कहते हैं यार मुझे आइडिया आ गया, चलो मैंने अब काम शुरू करना है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा यार मुझे एक ऐप ऐप बनानी है, ये ऐप जो है ना सारे मसाइल का हल है दुनिया के, तो वो फौरी तौर पर ऐप बनाना शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल। ये हल नहीं होता। आपको ऐप बनाने के हवाले से कोई भी ऐप बना सकता है। आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तुर्रम-खान चीज़ नहीं है कि आपने बड़ा एक काम किया है या आपने कोई प्लेटफ़ॉर्म बना लिया है कि आपने कहा कि यार मैं एक ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँगा, इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो आपने वो बनाना शुरू कर दिया। वो बज़ाते खुद हल नहीं होता। जैसे इसी तरीके से आपका अगर दिल चाह रहा है जहाज़ में बैठने का, आप सारी ज़िंदगी कभी जहाज़ में नहीं बैठे, तो जहाज़ में बैठना आपका टारगेट नहीं हो सकता। बहुत से लोगों का बना लेते हैं बचपन के अंदर ही। वो कहते हैं जी हम पायलट बनेंगे। अब पायलट बनना बिल्कुल। बज़ाते खुद कोई चीज़ नहीं है। ना वो उनकी कोई डेस्टिनी है और वो हो भी कैसे सकती है? जहाज़ में बैठकर जहाँ पे जाना है, वो तो डेस्टिनी हो सकता है, लेकिन जहाज़ में बैठना तो कोई डेस्टिनी नहीं है। तो अब म क्योंकि आपके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो आप करते क्या हैं, आप एक आइडिया को लेते हैं और आप कहते हैं यही मकसद है। अब उस आइडिया के ऊपर एक बिल्कुल आँखें फ़ोकस उसके ऊपर हो जाती हैं और जो बकिया इर्द-गिर्द की जो चीज़ें आपने खुद करनी है, वो नहीं आप करते। तो बिल्कुल। दूसरी बहुत बड़ी जो किलर है स्टार्टअप के अंदर वो ये है। तो उसका करेक्ट प्रोसीजर ये है कि आप सबसे पहले उन तमाम क्वालिटीज़ को समझें, कि वो मैं जब कर लूँगा, जब ये मैं शुरू कर दूँगा तो क्या मुझे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए? अकेले आप कर नहीं सकते, क्योंकि अकेले सिर्फ़ इंसान एक ही काम कर सकता है, वो जाके गार्डनिंग कर सकता है खुद से, या टेनिस खेल सकता है या बैडमिंटन खेल सकता है या टेबल टेनिस खेल सकता है। वो जो सिंगल गेम है गेमिंग है वो कर सकता है। वो टीम गेम किसी भी बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको एक टीम चाहिए। और अगर आपके अंदर टीम मैनेजमेंट स्किल नहीं है कि आप लोगों से किस तरीके से बातचीत करें, उनको मैनेज करें, तो आप अपने स्टार्टअप के ऊपर काम नहीं कर पाएँगे। आपको फाइनेंसेस आने चाहिए, वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर एक वक़्त के लिए हम ये अज़्यूम कर लें कि अगर आपको वो तमाम स्किल्स आती हैं और फिर अब आप चले हैं इस काम को करने के लिए, तो फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि जब आपने ये सोचा तो कि ये एक मुश्किल हल हो जाएगी, तो फिर ये सिर्फ़ आपके ज़हन की सोच थी ना। आप जो मर्ज़ी भी सोच लें, कोई आपकी ज़हन सोच पे कैद नहीं है। लेकिन बिल्कुल। जब तक वो हाइपोथेसिस एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता, जो आपके ज़हन से निकल कर एक्चुअल में माशरे के अंदर आपने उसको टेस्ट कर लें, उस वक़्त तक वो आइडिया प्रूव नहीं होता। तो आपको बिल्कुल। सबसे पहले अपने आइडिया को प्रूव करना है और वो प्रूव करने का तरीका ये होता है कि आप कुछ लोगों के ऊपर वो आइडिया आज़माएँ। और वो ज़्यादातर आपके फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं। अब अमूमन क्या होता है कि आप एक चीज़ बना लेते हैं, ये कोई सर्विस हो और सारी दुनिया के अंदर आप उसको बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी आपने उसको अपने घरवालों के यहाँ में नहीं बेचा होता, ना आपने दोस्तों के लिए बेचा होता है।
तो आपको कभी फीडबैक ही नहीं मिला होता। तो आप जब पूरा 2 साल काम करके एक चीज बना के बेचने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि ओहो, ये तो इन्हें चाहिए ही नहीं थी, या फिर जो मैंने कुछ बनाया है वो शायद इसका हल ही नहीं था। तो फिर बिल्कुल। आपकी 2 साल की मेहनत जो है ना, वो कारामद नहीं रहती। और इस तरीके से आपका स्टार्टअप फेल हो जाता है, क्योंकि आपको कामयाब होने के लिए लोगों को उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को बाय करने की ज़रूरत होती है। जब तक आप वो बाय ना करें, तो आपका स्टार्टअप कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है दूसरी सबसे बड़ी मसला या प्रॉब्लम। जो जैसी आपने बात अभी बोली है, मैं वहीं से जो अगला क्वेश्चन है मेरा काफ़ी उससे रिलेट करता है कि आपने जैसे बताया कि लोग बना लेते हैं 2 साल मेहनत कर ये चीज़ बनाई, लेकिन जब वो जाते हैं, तो जिसको वो दे रहे होते हैं उनको लगता है इस बंदे के लिए ये मसले का हल नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोग होते हैं वो रिसर्च नहीं करते कि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? हमने देना किसको है? हम रिसर्च नहीं करते, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी जो छोटे-छोटे टर्म है जो स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। मैं चाहूँगी आप थोड़ा-सा बता दें ताकि लोग अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले एटलीस्ट अपनी मार्केट और अपनी ऑडियंस को रिसर्च करें ताकि अपनी जो चीज़ है उसको बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर सकें। थोड़ा सा जरा मुझे स्पेसिफिक, मतलब ये एक बहुत जनरलाइज सा है जो आपने क्वेश्चन किया, मुझे जरा थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर करके बताएं तो मैं ज्यादा बेहतर तौर पर, जो व्यूअर्स हैं वो जी, जरा ज्यादा बेहतर जैसे तौर पर समझ सके। अगर आप कोई ऐप बनाते हैं और आप वो एक स्पेसिफिक पीपल के लिए बना रहे हैं, ठीक है? जैसे आप कोई ऐप बना रहे हैं, लड़कियों के लिए बना रहे हैं, आप लड़कियों के लिए जिनको नहीं आता मेकअप करना, जिनको कुकिंग नहीं आती, आपने उनके लिए कोई ऐप बना लिया है। अब अगर आप स्टडी ना करें कि किस एज ग्रुप को उसकी ज़रूरत है, किस किस ऑडियंस को ज़रूरत है, कौन-सी मैंने क्लास को हिट करना है, तो फिर जब आप ये सब चीज़ें स्टडी नहीं करते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो वहाँ जाके हिट नहीं कर पाता क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं किया कि आपकी ऑडियंस क्या है। लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे अगर मैं एक लिपस्टिक में अगर किसी बॉयज़ कम्युनिटी में बेच चल जाऊँ, तो कोई मेरा लिपस्टिक क्यों लेगा? क्योंकि मैंने तो अपनी ऑडियंस को रिसर्च ही नहीं किया कि मैंने ये लिपस्टिक एक लड़की को जाके बेचनी है। इस तरह की चीज़ें जब अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई आइडिया बना रहे हो, एटलीस्ट आपकी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई हो कि आपने ये बनाना किसके लिए है, किन तक पहुँचाना है। तो उनको स्टडी करना कितना ज़रूरी है। अच्छा, मैं इसके अंदर जो एक चीज़ है ना, वो थोड़ा-सा ज़रा इसको एक्सपेंड करता हूँ। अच्छा, ये टिपिकल सिनेरियो में जब आपने कहा ना, बात की इस तरीके से, तो अमूमन इसी तरीके से देखा जाता है, ठीक है? लेकिन मैं ज़रा इसको डिफरेंट तरीके से इस हवाले से देखता हूँ कि इस चीज़ से आपने एक और चीज़ सीखनी है, ठीक है? तो प्रॉब्लम असल में क्या है? आपने कहा कि यार ये तमाम वो चीज़ें वो करेगा, वो देखेगा इर्द-गिर्द कि अच्छा यार, उन्होंने वो आइडेंटिफिकेशन फिर वगैरह-वगैरह, उसकी मार्केट नीड्स, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये आप बिज़नेस में भी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसी चीज़ क्या डिफरेंट करता है? वो एक ऐसी चीज़ डिफरेंट करता है कि वो मेक श्योर करता है कि, क्योंकि उसको अपना सर्वाइवल रेट बढ़ाना होता है। देखें, बिल्कुल, कोई भी आप कारोबार करेंगे ना, तो वो कारोबार, अगर एक करियाने की दुकान है ना, तो आपने एक अंदाज़ा किया कि इस इलाके के में कितने लोगों को उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल, और कितने लोग मेरे पास आएँगे, तो आपने एक सर्वे कंडक्ट किया, उसकी बेस पर आपने एक चीज़ खड़ी कर ली। लेकिन अगले बिल्कुल, दिन कोरोना शुरू हो गया, तो पता चला आपकी दुकान ही 2 महीने के लिए बंद हो गई। तो बिल्कुल, आप करते क्या हैं, आप उन तमाम चीज़ों के हवाले से, उन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड भी करते हैं, उस एनालिसिस भी करते हैं, सर्वेस भी करते हैं, लेकिन आपकी एक कोशिश ये होती है कि उस तमाम अरसे के दौरान में आपके पैसे खर्च ना हो, क्योंकि आपके पास होते ही नहीं है। तो उन पैसों के लिए आप जाते हैं लोगों के पास, आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठीक है? तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत से लोगों को नहीं मिल पाती, बहुत से लोगों को मिल जाती है, डिपेंड करता है। तो अमूमन जो अक्सरियत है उनके पास नहीं होते पैसे, या इन्वेस्टमेंट उनको मिल नहीं पाती, तो आप क्या करते हैं, बूटस्ट्रैपिंग करते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मैं आसान अल्फाज में ये बताता हूँ कि आप अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि मेरे पास क्या चीज़ है, मैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपके पास एक फ़ोन है, बहुत महँगा फ़ोन था, आपने उस फ़ोन को, आपने कहा मेरे पास तो बस यही है, मेरे पास एक मेरा एसेट, तो आपने उस फ़ोन को बेच दिया। उससे आपको फ़र्ज़ करें 20-25 हज़ार रुपए आए, इतने का फ़ोन था। उससे आपने एक छोटा-सा फ़ोन ले लिया जो आपके पास ₹1000 का या ₹2000 का एक फ़ोन था। वो आपने फ़ोन, क्या कहते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आपका मकसद उससे हल हो गया, और बकिया पैसे आपने कारोबार में लगा दिया, और उससे आपने काम शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अमूमन आप काम करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप बाहर जाके ऑफिस नहीं लेते, आपका जो बेडरूम है वहीं से आप काम शुरू कर देते हैं।
बिल्कुल। बाहर वाला जो घर का कमरा है, बेशक अगर आपको पब्लिक डीलिंग करनी है तो आप वहाँ पे कर लेते हैं। आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आप किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के कर लेते हैं। आपने कोई बहुत अच्छी मीटिंग करनी है तो आप किसी जगह पे कॉफ़ी शॉप में चले जाते हैं या किसी कोवर्किंग स्पेस में जगह ले लेते हैं, बजाय इसके कि आप एक बहुत बड़ा ऑफ़िस बनाएँ और उसको फर्निश करें। तो होता इस सारे अमल के अंदर एक चीज़ का आपको ख़्याल रखना है कि आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो आपने उन्हीं रिसोर्सेज़ के अंदर काम करना है। अच्छा, अब अगर आप फुल फ्लेज काम शुरू कर दें, जैसे अमूमन समझा जाता है कि आपने सर्वे किए और आपने जाके एस्टेब्लिश किया मार्केट को, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगों के गेन करने की कोशिश की, तो आपका मीटर चलना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि यार मैं एक बहुत अच्छा कैफे बनाऊंगा, ये मेरा स्टार्टअप है, इस पूरे इलाके में नहीं है, और उस कैफे के अंदर बड़ी यूनिक एक्सपीरियंस मैं दूंगा लोगों को। उनके वो आके बैठ के काम कर सकेंगे, वो बैठ के आके गेमें खेल सकेंगे, वो डिस्कशन कर सकेंगे, एक मीटिंग रूम भी होगा उस कैफे के अंदर, वहां पे वो अपनी मीटिंग्स कर सकेंगे। उसके अंदर वर्चुअल सेटअप भी लगा हुआ होगा, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे, वगैरह वगैरह हजारों चीजें आप उसके अंदर जनाब रंग भर लें जितने भी बनने हैं, ठीक है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट था, अब ये सारा कुछ आपने बना लिया, आप इसमें मिनिमम वायबल प्रोडक्ट उस तरीके से नहीं बना सकते, लेकिन आप कहीं ना कहीं से एक एक चीज के साथ शुरू कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि पूरे की पूरी मीटिंग रूम आप उसके अंदर बनाएं, आप उसके अंदर वो सारी चीजें करें, ग्लोब से कनेक्ट करें वगैरह वगैरह। आप किसी एक चीज से, मिसाल के तौर पर आप गेमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि बोर्ड गेम्स जो है वो हर टेबल के ऊपर मौजूद हों। तो आपके अभी फिलहाल कम खर्चा होगा उसके अंदर, जो आपने पॉलिशिंग वगैरह करनी है या आपने क्या कहते हैं उसके डेकोर को जरा बेहतर करना है, उसको जरा कम कर लें, कोई मसला नहीं है। तो बिल्कुल। इस तरीके से आपको एक फीडबैक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान में आपको जो देखना है कि आपका मीटर चलने से पहले, जिस तरह जब आप रिक्शा में बैठ जाते हैं तो आपका मीटर चलना शुरू हो जाता है, तो उसके चलने से पहले पहले आप क्या क्या कर लें जो आपको दोबारा उस वक्त ना करना पड़े जब मीटर चल रहा हो। अब बहुत सी चीजों के अंदर ये जो तीसरा बड़ा मसला जिसकी वजह से स्टार्टअप स्किल होते हैं, स्टार्टअप कर क्या रहे होते हैं कि उनके पास वो स्किल नहीं होती, उनको पता नहीं होता, वो चीज सीखी नहीं होती, उन्होंने वो बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता उस वक्त से पहले जब से मीटर चलना शुरू होता है। तो आप क्या करते हैं कि आप करते क्या हैं कि आपने कारोबार शुरू कर दिया, आपने जगह भी ले ली, उसका किराया भी जा रहा है, आपने 10 बंदे भी रखे हुए हैं अब इस वक्त, और वो सारे के सारी आपने तनख्वाहें भी देनी है, और आपने बिल्स भी पे करने हैं, बिजली के और गैस के और बाकी सारा कुछ। और अब अचानक आपको याद आया कि आपको ये काम करना चाहिए था। मिसाल के तौर पर आपको मार्केटिंग के अंदर एक नई चीज आपको ट्राई करनी चाहिए थी जो आजकल ट्रेंड है। मिसाल के तौर पर एक डिजिटल ट्रेंड शुरू हो रहा है। अच्छा, उसकी आपको अलग भी नहीं पता थी क्योंकि आप टोटली इस पे रिलाई कर रहे थे, आपका एक कन्वेंशनल एक्सपीरियंस था कि वहां पर मैं अखबारात में एक एडवर्ट लगाऊंगा, उसकी वजह से मेरे कस्टमर मुझे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल। अब आपको टाइम लगेगा उसको डिजिटल को सीखने में, तो आप मीटर चलते हुए इस चीज को सीख रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती जो है वो स्टार्टअप्स को तबाह करती है कि फिर ऑल ऑफ अ सडन आप उस नॉन क्या कहते हैं एक्सपेंस पीरियड के अंदर आप उन चीजों का को नहीं करते जो आपको उस वक्त करनी पड़ती हैं जब आपका एक्सपेंस हो रहा होता है। और उस वक्त क्योंकि आपकी तवज्जो उस चीज के ऊपर लग जाती है सारी की सारी, तो आपका एक्चुअल बिजनेस डिस्टर्ब होता है, जो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। ये है। तो सर आपने जो बातें ऐड किया, मैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी ऐड करना शुरू कर चुकी हूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि लोगों को भी जो उनके इश्यूज हैं अगर वो आपके थ्रू हेल्प आउट हो सकते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैं जो ऑडियंस के क्वेश्चन है वो भी ऐड करना शुरू करती हूँ। खावर महमूद का क्वेश्चन है कि अगर आपको कुछ न्यू ट्राई करना है जो आउट ऑफ ट्रेंड है तो आप उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखें, एक किसी ज़माने में, आज से बहुत अरसे पहले, ये बिल्कुल एक चीज़ हुआ करती थी कि मार्केट बाकायदा एमबीए में अभी तक पढ़ाया जाता है, बिल्कुल। और मैं इसी वजह से एमबीए के बिल्कुल उस हवाले से खिलाफ हूँ कि एंटरप्रेन्योर आपको बहुत कम ऐसे लोग लगे मिलेंगे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने एमबीए किया हुआ होगा। एक्चुअली जो ज़्यादा सक्सेसफुल वंस हैं वो तो ड्रॉप आउट्स हैं, और इवन ये कि उनका मेजर जो एक्चुअल स्टडिंग थी वो भी एमबीए नहीं थी। एमबीए की अक्सरियत करने के बाद जो है ना वो जाके जॉब करती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना कारोबार करें, तो चाहिए कि वो एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बने। तो इसके अंदर जो सबसे जो चीज़ समझने की है ना वो ये कि
जो बिजनेस रूल्स हैं वो बहुत से रूल्स ऑब्सलीट हो गए हैं नई मार्केट्स के अंदर। तो आप जो करते थे कि मार्केट आप पहले एनालाइज करते थे, जैसे आपने भी कहा कि हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल। हम जाके लोगों को देखते हैं, उनसे पूछते हैं, मैंने भी ये बात की इस हवाले से। लेकिन जो आजकल की दुनिया है वो इतनी ज्यादा तेजी से तरक्की की है उसने, कि हम मार्केट को एक स्टेशनरी एलिमेंट के तौर पर नहीं देखते या देख सकते। अगर आप देखेंगे उसको तो आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो ये फिनोमिनन शुरू हुआ सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट से, जब स्टीव जॉब्स ने कहा कि कस्टमर को ये नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, मैं उसको बताऊंगा कि उसको क्या चाहिए, या मैं उसको वो दूंगा जो उसको चाहिए है। ठीक है। बिल्कुल। यहां से ये सोच डेवलप हुई कि मार्केट जो है ना वो आप खुद ड्राइव करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपकी एयरबीएनबी है, उबराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आपके इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट है, शेयर्ड इकोनॉमी के है के अंदर और बहुत सी सॉल्यूशंस हैं इस हवाले से। तो उन तमाम सॉल्यूशंस के अंदर मार्केट पहले थी ही नहीं। जब मार्केट थी ही नहीं या है ही नहीं, तो फिर आप उसको जितना मर्जी स्टडी कर लें, बिल्कुल। अम, आपको पता कैसे चलेगा? आपको तो लोग यही बताएंगे कि भाई ये नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट ही नहीं है इसकी। अम, बिल्कुल। तो इस बात को भी आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से, कि ये भी बहुत बड़ा इसके अंदर चांसेस हैं कि जब आप काम करें, एक्चुअल में रियल एंटरप्रेन्योरशिप है ही वही जिसके अंदर आप मार्केट अपनी खुद बनाते हैं। तो आपका एक अंधा यकीन होता है कि ये मैं एक नई प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करने जा रहा हूँ और इसको मुझे देखना है। तो ये जो सवाल है कि जो ट्रेंड वाला, तो आप खुद ट्रेंड बनाते हैं। अ, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर लेती हूँ। ज़ाहिदा बानो पूछ रही हैं, अगर आप अपनी तरफ से सब ठीक कर रहे हैं लेकिन स्टिल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं? यार देखें, दो चीजें हैं, एक है कदा और एक है कदर। ठीक है। और ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। एक वो है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दिया है, और एक वो है जो आपके अपने हाथ में है। तो मैं बहुत एहतियात से पूरी सेफ्टी मेजर्स लेके, क्या कहते हैं, हेलमेट पहन के, ग्लासेस पहन के, अपनी पैंट के पांचे अंदर, बूट के अंदर करके, लेफ्ट और राइट के सारे इंडिकेटर्स चेक करके और लाइट देख के और सब कुछ करके मैं मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता हूँ, और मैं अगले मोड़ पे मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके अंदर सेफ्टी मेजर्स कहाँ गए? तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि अपने मेजर्स आप बहुत अच्छी तरीके से लें, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब आप एक इतनी श्योरिटी फुल प्रूफ एक सिस्टम बनाए जिसके अंदर आप फेल ही ना हो पाए, या हो सकते हो, या आपने जो फार्मूला इजाद कर लिया उसके अंदर शायद स्टार्टअप कभी फेल ही नहीं होता। तो शुरू की जो पहली जो बातचीत जो हम कर रहे थे कि मसला फेल होने में नहीं है, मसला गलती करने में नहीं है, बल्कि उससे सीखने में है। आप गिरे, अच्छा, वो जो गिरने वाला एलिमेंट है ना, वो है असल में मसला। वहां पे अक्सरियत जो है ना वो नीचे ही पड़ी रह जाती है। वो जब गिरती है ना तो वो नीचे ही रह जाती है, वो उठती नहीं है। और जो एंटरप्रेन्योर है वो उठता है, वो उठता है फिर गिरता है, फिर उठता है फिर गिरता है। तो जैसे इकबाल ने कहा है ना, पलटना झपटना झपट कर पलटना। तो वो चीज जब तक अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आप रियल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आप जैसे बहुत अच्छी जो मिसाल है ना वो आपकी स्टीव जॉब्स की है। अम, इतनी बुरी तरह गिरा कि यार उस वक्त जब गिरता है ना इंसान, की आपकी अपनी कंपनी है, उस अपनी कंपनी का अपना बोर्ड है, और आपका बोर्ड का चेयरमैन कह रहा है कि भाई हम तुम्हें फायर कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ये अगर आप किसी भी इंसान के साथ हो ना, तो वो अगला नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये है कि आपने जाना है उसी जगह पे बैठे, या तो आपने दो चार बंदे खड़का देने, वहीं पे मार देना है किसी को। आपने कोई पेपर वेट उठाना है, किसी के सर पे मार देना है, वो मर जाएगा बंदा वहां पे, और खुद भी जाके खुदकुशी कर लेनी है आपने। तो असल में इस चीज को आप इमोशनली नहीं ले पाते। बिल्कुल। तो उसने लिया, वो गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर एक प्रोडक्ट बनाई, फिर उसके ऊपर काम किया, उसको एक कंपनी बना दी, और फिर ऐसी कंपनी बनाई कि उससे इस तरह से उसको प्लान किया कि एप्पल ही उसको एक्वायर कर ले। और फिर एप्पल मिन्नतें करता हुआ उसके पास पहुंचा कि यार खुदा के लिए तुम वापस आ जाओ, जब 3 हफ्ते के अंदर उसकी बैंकरप्सी होने वाली थी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके अंदर अल्टीमेटली आपकी ये वाला आता है कदा और कदर का, कि यार आप करें,
इस पे फोकस ना करें, ना परेशान हो इस बात से कि यार वो नहीं हो रहा, ग्रो नहीं कर रहा। लगे रहें, लगे रहें। एक और अच्छी मिसाल दे दूं, लगे ये अगला क्वेश्चन लेने से पहले, रबी का, अम, एक सैंड डिस्क का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। सैंड डिस्क ये शायद नहीं भी सुना होगा, लेकिन मेमोरी का सबको पता होगा, जो सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है, आपके फोन में भी डलती है, कैमरे में भी डलती है। ये 1990s की फर्म है, ठीक है। उस वक्त उन्होंने सॉलिड स्टेट मेमोरी लॉन्च की। अच्छा, उस वक्त ना डिजिटल कैमरे होते थे, ना कंप्यूटर के अंदर स्लॉट्स थी, ना कंप्यूटर की इतनी वो, मतलब वो था, आप नॉर्मल स्पिनिंग हार्ड ड्राइव्स जो हैं वो आपके लिए एनफ होती थी। लेकिन क्योंकि मार्केट नहीं थी, लेकिन वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब पहुंच गए लेट 90s के अंदर। लेकिन फिर वहीं पे 97 98 के अंदर और 9 के अंदर डिजिटल कैमरास आना शुरू हुए। 98 के अंदर आ गए थे, हाथों, लोगों के हाथों में थे, और उसने उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और क्योंकि पेटेंट उनके पास था, अब जो भी सॉलिड स्टेट मेमोरी बनाता है, मेमोरी स्टिक बनाता है, वो उसकी एक स्मॉल पोर्शन, उसकी रॉयल्टी सैनडिस्क को जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है कि आपको लगे रहना है, जिद्दीपन होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जिद्दीपन बिल्कुल पागलपन की हद तक भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप कामयाब हो जाएंगे, स्केल कर जाएंगे। और शायद इस हद तक भी हो कि यार, अच्छा, जिद्दीपन के अंदर थोड़ा सा इनोवेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ जिद्दी हो। बिल्कुल। जिद्दीपन के अंदर आपका ये होना चाहिए कि मुसलसल आपका दिमाग चल रहा है, मुसलसल आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मुसलसल आपका काम ऐसा चल रहा है कि यार अच्छा, मैं इसको कैसे करूं, कैसे बढ़ाऊं, क्या करूं। और उसको जब आप कपल करते हैं ना इनोवेटिव माइंडसेट के साथ, तो फिर आप उस मुश्किल से निकल पाते हैं, और वो कदर का जो एलिमेंट है ना, वो फिर आप अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे वो क्या कहते हैं, क्या था, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो जब लौह कलम आपके हाथ में आ जाता है ना, डेस्टिनी आपके हाथ में आ जाती है कि आपको कलम और दवात दे दिया गया है कि आप अपनी राह खुद मुतय्यन कर लें, खुद लिख लें। अल्लाह ताला उस मुकाम पे पहुंचा देता है आपको कि आपने अपनी जो पूरी जर्नी है वो अपनी खुद लिख लें अपने हाथ से। बिल्कुल। तो ये होता है। सॉरी, गो अहेड। जी, तो मैं राबी अली का क्वेश्चन यहाँ पर साथ ही ऐड करूँ। अस्सलाम वालेकुम इकराबी, वालेकुम अस्सलाम। कम पैसों में कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा, प्लीज सजेस्ट मी। ऐसे सर, मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ। बहुत सारे लोगों का ये इशू आता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे बहुत कम है, तो हम कैसे बिजनेस शुरू करें। तो मैं चाहूंगी आप ऐसा कोई कंप्लीट क्वेश्चन दे, ताकि इन सबका जो ये माइंड में क्वेश्चन उठता है कि पैसे कम है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। यार, कारोबार अगर आप अपने पास 10,000 रुपए से या इवन 5,000 रुपए से नहीं शुरू कर सकते ना, तो उसमें आपका कोई कमाल नहीं है फिर। ठीक है। आपको कारोबार शुरू करने के लिए लिटरली पैसा लीस्ट प्रॉब्लम है। इस बात को बिल्कुल। समझने की बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। जो शख्स 500 रुपए से 1,000 रुपए नहीं बना सकता ना, वो बिल्कुल। 5 मिलियन डॉलर से भी 5 बिलियन डॉलर नहीं बना सकता। ठीक है, ये मैं बिल्कुल। बहुत बात इसको रिपीट करता हूँ जब भी इस किस्म के सेशन होते हैं उनके अंदर, बिल्कुल। कि अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि 500 से आप 1,000 बना सकें, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा पे भी नहीं बना सक पाएंगे। तो कम पैसों से ही काम होता है। जितने भी बड़े बड़े कारोबार बने हैं, वो बेशक माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के लेवल के हों, या फिर क्या कहते हैं, आपकी कबाब पुलाव हो, या बिरयानी का स्टॉल हो, या फिर एक कोई बहुत अच्छा खाड़ी का ब्रांड हो, वो कम ही पैसों से शुरू होते हैं। और एक स्टार्टअप की कामयाबी के बहुत ज्यादा चांसेस इस बात पर होते हैं कि वो कम पैसों से शुरू हो, ना कि उस पर लाखों लगाए गए हों। जमीन की एग्जांपल आपके सामने है, जमीन.com, कि बिल्कुल आपने एक वेबसाइट लॉन्च की, कुछ भी नहीं किया, 14 साल लगे उनको, 150 मिलियन, और अब पहला पाकिस्तान का यूनिकॉर्न बनने जा रहा है। उसकी वैल्यूएशन जो हुई है टिपिकली, जिसको हर कोई कहता है कि यार हमें $1 बिलियन जो स्टार्टअप है वो पाकिस्तान से कब निकलेगा। तो मेरा ख्याल है शायद अगर डेफिनेशन की तरफ देखा जाए, तो पहला जो $1 बिलियन स्टार्टअप निकला है वो जमीन है, उस तरीके से जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ, पाकिस्तान से बढ़ा, और अब $150 मिलियन उनको इन्वेस्टमेंट मिली है। तो ये है इस हवाले से जवाब इसका। जी, जी सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने बहुत लोगों के क्वेश्चन के जवाब भी दिए। लोगों के और भी बहुत सारे सवालात थे, ज़्यादातर यही सवाल थे जिसका आपने अभी आंसर किया है कि पैसों के बगैर स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए।
तो सर इस सेशन को वाइंड अप करते हुए मैं चाहूंगी कि आप कोई फाइनल मैसेज या फाइनल वर्ड ऐड करना चाहेंगे ताकि हम इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं। अम, मेरी एडवाइस हमेशा से ये होती है कि जिसको आप एक चीज़ को समझ रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, वो बेशक स्टार्टअप हो, बेशक जॉब हो, ज़िंदगी के अंदर, उसको पहले एक दफ़ा क्वेश्चन करें कि आप क्यों ये करने जा रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल। अगर आपको क्यों का जवाब नहीं आपने लिया पहले से अपने आप से, तो फिर अल्टीमेटली आप उन जगहों पे जाके जब गिरेंगे ना, तो आपके पास कोई एक ऐसी पैशन या ऐसी अनसीन पावर नहीं होगी आपके अंदर जो आपको दोबारा खड़ा कर सके। तो पहले, बिल्कुल। सबसे पहले अपने आप के सवाल का जवाब दें कि यार ये करना क्यों है? मतलब कुछ और क्यों नहीं किया जा सकता? तो जब आप ये सवाल करते हैं ना, तो उससे फिर और रास्ते निकलते हैं, फिर और सोचें डेवलप होती हैं, और फिर उसकी वजह से फिर आप अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई जवाब, अगर, और जवाब को देखने में जल्दी ना करें। ये ना बिल्कुल। सोचें कि यार मुझे इसका जवाब फौरी तौर पर चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके जवाबात आपको नहीं मिलते फौरी तौर पर। इंसानियत को ले लें, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है आपको, कि इंसानियत को बहुत सी बातों के जवाबात नहीं मिल पाए फौरी तौर पर। उसने एक जद्दोजहद की, आपको बाद में पता चला ये इंसान ही था जो आज से सिर्फ 500 साल पहले ये समझता था कि ये हम पूरी कायनात का सेंटर हैं, ये दुनिया, इस सब कुछ इसके गिर्द घूमता है, हम ही सेंटर है। फिर कुछ अरसे के बिल्कुल। बाद पता चला वो हम सेंटर नहीं है, बल्कि एक सूरज सेंटर है जिसके गिर्द दुनिया घूम रही है। फिर पता चला नहीं, वो सूरज भी सेंटर नहीं है, बल्कि वो भी कहीं पे घूम रहा है किसी के गिर्द। तो आहिस्ता 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 आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। तो किसी भी चीज के बारे में अपनी हतमी राय कायम ना करें। बल्कि मैंने अभी ये पोस्ट भी की कि जहालत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि हम हर किसी बात के बारे में राय रखें। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको कोई राय रखने की जरूरत नहीं है। वो आपका बिला वजह दिमाग की जो हार्ड ड्राइव की आपकी स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर, आप जैसे वासिफ अली वासिफ साहब का एक बड़ा एक मशहूर कॉल है कि वो कहते, उनके पास एक दोस्त आया, उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। कहता क्यों परेशान हूँ? उसने उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट ने ये कर दिया, या ये महंगाई हो गई है बहुत। तो उन्होंने कहा भाई क्या तुम कुछ कर सकते हो उसके बारे में? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आओ बैठो फिर चाय पियो, कुछ कर तो सकते नहीं हो। और दूसरे सवाल उन्होंने किया क्या इससे तुम अफेक्ट हो रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं। जब ना अफेक्ट हो रहे हो ना कुछ कर सकते हो, तो भाई उसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना उसके बारे में राय कायम करने की जरूरत है। आप बिला वजह जजमेंटल हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना करें। फोकस करें चीज़ों के ऊपर, और राय को तब्दील करने के लिए तैयार रहा करें। मतलब लोगों की बाज़ दफ़ा इतनी स्ट्रिक्ट एक राय कायम होती है। फेसबुक के ऊपर आपको ये बहुत चीज़ मिलेगी कि लोग जब कमेंट कर रहे होते हैं किसी बात के ऊपर, और मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, कि वो बजाय इसके कि उसको समझें बात को, वो अपने प्री क्या कहना है, कंसीव्ड नोशंस के साथ, जो उनके बिल्कुल। ज़हन में बैक इन माइंड डेवलप हुई हुई हैं, जो उन्होंने 40 साल अपने एनवायरनमेंट से सीखी हैं, अपने रूल्स बनाए हैं, अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, उसकी उसको लेके आते हैं और किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो सही एनालिसिस नहीं कर पाते, वो बॉटम तक नहीं पहुंच पाते। तो अपनी प्री कंसीव्ड नोशंस को, अपना जो आपने समझा हुआ है कि दुनिया इस तरह से है, उससे बाहर निकलें। और एंटरप्रेन्योर के लिए खास तौर से ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पता नहीं है जिस दुनिया के अंदर आप रह के बड़े हुए हैं, और जिस जगह पे आप रहने जा रहे हैं, उस दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरा आखिरी मैसेज यही है सबको, कि हर वक़्त तैयार रहें गलत साबित होने के लिए। जब आप हर वक़्त तैयार रहेंगे गलत साबित होने के लिए, आप फौरी तौर पर सीखेंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला, हमारी ऑडियंस के सवालात के जवाब दिए। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में बाकी लोगों को भी याद रखें, हमें भी याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लाइव सेशन में। आज के लिए इल्मी सिटी से सिर्फ इतना ही। तो अपनी मेज़बान इकरा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।